आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने सच में सरकार की नींद उड़ा दी थी। मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा देखें ना, तो इंडिया ने करीब $4.8 बिलियन की चांदी इंपोर्ट की। जो कि हमारी इकोनॉमी के साइज को देखते हुए एक नॉर्मल नंबर था। हाँ, एकदम नॉर्मल था। लेकिन इसके ठीक अगले साल बिना किसी नई डिमांड के, या मतलब देश में अचानक शादियां तो बढ़ी नहीं थी, फिर भी ये नंबर $12 बिलियन क्रॉस कर गया। सीधा 250% का जंप। वही तो। और सिर्फ पिछले अप्रैल के महीने में ही सिल्वर इंपोर्ट में लगभग 157% का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उछाल देखा गया। मतलब लोग अचानक से इतनी चांदी मंगाने लगे कि सरकार को पूरे बुलियन मार्केट यानी ये जो सोने चांदी का मार्केट है ना, उसका इमरजेंसी ब्रेक खींचना पड़ गया। और ये इमरजेंसी ब्रेक ना कोई छोटा मोटा अलर्ट नहीं था। देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर इतना भयानक प्रेशर आ गया था कि सरकार को रातों रात अपनी इंपोर्ट पॉलिसी बदलनी पड़ी। आज के टाइम में देखिए, सोना और चांदी सिर्फ गहने बनाने तक सीमित नहीं रह गए। ये अब इकोनॉमी को हिलाने वाले टूल्स बन चुके हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम इसी पूरी सिचुएशन का ना एक ब्रेकडाउन करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर चांदी के इंपोर्ट में ऐसा क्या खेल हो रहा था जिसने हमारी करेंसी यानी रुपए की वैल्यू को खतरे में डाल दिया। नहीं, सही बात है। और इसके साथ ही एक एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम नाम की पॉलिसी है जिसका बहुत बड़े लेवल पर मिसयूज हो रहा था। हम उसको भी डिकोड करेंगे। बेसिक मकसद ये समझना है कि कैसे ग्लोबल मार्केट के डिसीजंस और लोकल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स आपस में जुड़कर ना हमारी डेली लाइफ और महंगाई पर असर डालते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लियर सिग्नल से, जब प्रधानमंत्री जी ने खुद एक अपील करके कहा कि अगले 1 साल तक देश में सोने की खरीद कम होनी चाहिए। अच्छा। और चांदी का इस्तेमाल भी थोड़ा सीमित किया जाना चाहिए। जब टॉप लेवल से अच्छी बात आती है ना, तो उसका सीधा मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। हाँ, और उस अपील के तुरंत बाद ही हमें एक्शन भी देखने को मिला। मतलब सबसे पहला काम तो सरकार ने ये किया कि गोल्ड और सिल्वर दोनों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसे 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। सीधा डबल से भी ज्यादा। हाँ, मतलब थोड़ा सा इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन करें ना, तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 5% थी उसको डबल करके 10% किया गया। और इसके ऊपर जो एक एग्रीकल्चर सेस लगता है वो 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तो टोटल मिला के हो गया 15%। एग्जैक्टली। मकसद एकदम साफ था कि चीजों को इतना महंगा कर दो कि बाहर से मंगवाना लोग अपने आप कम कर दें। पर ड्यूटी बढ़ाना तो सिर्फ पहला कदम था। जो असली शॉक मार्केट को लगाना, वो आया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से, यानी DGFT। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और चांदी के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी से हटाकर सीधा रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। ओह। इसमें चांदी के लगभग सभी मेजर फॉर्म्स शामिल हैं, जैसे सिल्वर बार्स हो गए, सेमी मैन्युफैक्चर्ड सिल्वर हो गया, और पिछले कुछ वक्त में इंडिया में लगभग 90% चांदी इन्हीं फॉर्म्स में आ रही थी। यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आम लोग रिस्ट्रिक्टेड वर्ड सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सरकार ने चीजों को पूरी तरह से बैन कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी इंपोर्ट पॉलिसी में ना मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है फ्री, जिसमें आप बस अपना टैक्स दीजिए और जितना मर्जी माल मंगाइए। दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड, और तीसरी होती है प्रोहिबिटेड, जिसका मतलब होता है कि पूरी तरह रोक। चांदी को प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। एकदम सही। इसे हम एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब बस ये है कि अब आपको चांदी इंपोर्ट करने के लिए सरकार से बाकायदा एक लाइसेंस लेना होगा, प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे मान लीजिए पहले एक नेशनल हाईवे था, कहीं कोई भी अपनी गाड़ी लेके जा सकता था, बस टोल प्लाजा पर पैसे यानी अपनी कस्टम ड्यूटी दी और निकल गए। हाँ। लेकिन अब सरकार ने उस हाईवे पर एक VIP चेकिंग सिस्टम लगा दिया है। अब सिर्फ टोल देने से काम नहीं चलेगा, आपके पास अथॉरिटी का साइन किया हुआ एक स्पेशल पास होना चाहिए। अगर पास नहीं है तो आप हाईवे पर एंट्री नहीं ले सकते। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है यहाँ। इस एक कदम से सरकार ने ना पूरा कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। अब DGFT तय करेगा कि किस कंपनी को चांदी मंगाने का लाइसेंस देना है और कितनी क्वांटिटी मंगाने की लिमिट सेट करनी है, और किसे मना करना है। एग्जैक्टली। पर यहाँ मुद्दा ये उठता है कि जो $4.8 बिलियन से $12 बिलियन का अचानक जंप आया, वो आखिर हुआ क्यों? लोग इतनी चांदी क्यों मंगा रहे थे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में भी, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो हमारे कल्चर में चांदी का इस्तेमाल कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, या पायल बिछिया जैसी ज्वेलरी में, और या फिर पूजा के आइटम्स में। सही बात है। लेकिन $12 बिलियन की चांदी सिर्फ इन चीजों में तो खप नहीं सकती ना। यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। लोग अब चांदी को एक यूटिलिटी या सजावट की चीज नहीं, बल्कि स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट का टूल मान रहे हैं। देखिए, स्पेक्यूलेशन ना इस पूरी कहानी का एक कीवर्ड है। अगर हम पिछले कुछ महीनों के मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करें, तो चांदी के प्राइसेस ने सोने के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी दिखाई है।
तो लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट की तरह ही चांदी में पैसा लगाकर शॉर्ट टर्म में बड़े रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और कुछ बड़े प्लेयर्स भी वो इसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचने का नया टूल मान रहे हैं। लोग अब सिल्वर बार्स यानी चांदी की ईंटें मंगवाकर अपने पास होल्ड कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कोई ज्वेलरी की डिमांड तो थी ही नहीं, ये तो प्योर फाइनेंशियल गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी ध्यान में आता है। कोई भी आम नागरिक ये सोच सकता है कि भाई मैं अपनी मेहनत की कमाई से लीगल तरीके से चांदी की ईंटें खरीद कर रख रही हूँ, इसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम है? वही ना, क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो देश के बाहर से आते हैं ना, उन पर तो ऐसे सडन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते। इस सवाल का जवाब ना हमारी इकोनॉमी की सबसे क्रिटिकल नर्व से जुड़ा है, यानी रुपया वर्सेस डॉलर। अच्छा। जब कोई भी चीज हम इंडिया के बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो 1 किलो चांदी हो या 1 लाख लीटर कच्चा तेल हो, उसकी जो पेमेंट होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो डॉलर्स में होती है, रुपयों में नहीं। राइट। तो जब अचानक से 12 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा चांदी मंगवा ली जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सिस्टम से 12 बिलियन डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। अब डॉलर्स तो हम छाप नहीं सकते ना, वो डॉलर्स तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वहीं से जाएंगे। यही सबसे मेन पॉइंट है। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी सप्लाई तो लिमिटेड होती है, तो डॉलर मजबूत होने लगता है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। ओह, इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स की भाषा में करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड का प्रेशर कहते हैं। यानी जब देश की एक्सपोर्ट से आने वाली कमाई कम हो और इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता ही जा रहा हो। इससे अगर मैं एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है, उनके पास इन्वेस्टर्स का दिया हुआ एक फिक्स्ड फंड है। अब उस फंड का इस्तेमाल उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने, सर्विस खरीदने और एम्प्लॉइज की सैलरी देने में करना चाहिए। हाँ, जो उनके बेसिक खर्चे हैं। हाँ, जो उनके एसेंशियल खर्चे हैं। पर अगर उस कंपनी का फाउंडर उन पैसों से ऑफिस को सजाने के लिए बहुत महंगी पेंटिंग्स और एंटीक फर्नीचर खरीदने लगे, तो क्या होगा? कंपनी का पूरा कैपिटल ड्रेन हो जाएगा और जब सच में जरूरत पड़ेगी तो पैसे ही नहीं बचेंगे। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया आपने। हमारे देश की इकोनॉमी भी ना बिल्कुल ऐसी काम करती है। क्रूड ऑयल, सेमीकंडक्टर्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये सब हमारे एसेंशियल खर्चे हैं। इनके बिना देश का पहिया रुक जाएगा। लेकिन चांदी की ईंटें होल्ड करना देश के लिए एसेंशियल नहीं है, वो एक लग्जरी है। जब ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट हमारे कीमती डॉलर्स को सोखने लगता है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को रुपए को स्टेबल रखने में बहुत मुश्किल होती है। और हाल ही में हमने देखा भी है कि रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर चला गया था। जब रुपया गिरता है तो बाहर से आने वाला कच्चा तेल अपने आप महंगा हो जाता है। बिल्कुल। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सब्जी से लेकर दाल तक हर चीज़ की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है। तो जो आदमी स्पेकुलेशन के लिए चांदी मंगा रहा है, उसका सीधा असर पूरे देश की महंगाई दर पर पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को ये सख्त कदम उठाना ही पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ चांदी तक सीमित नहीं है। अच्छा, जब सरकार ने इस डॉलर ड्रेन को रोकने के लिए अपने डेटा और रिकॉर्ड्स को ध्यान से खंगालना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि सोने के एक्सपोर्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा लूप होल चल रहा था और ये चांदी वाले स्पेकुलेशन से भी ज्यादा डैमेजिंग था देश के। जो है एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम थी जो बनाई तो बहुत अच्छे इरादे से गई थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने इसका बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मिसयूज करना शुरू कर दिया। हाँ। ये पूरा खेलना समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये स्कीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। इस स्कीम का लॉजिक काफी सिंपल था। देखिए, भारत पूरी दुनिया में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब है। हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, उनका काम पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अपनी सोने की खादानें नहीं के बराबर हैं। सारा कच्चा सोना हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। तो सरकार ने ज्वेलर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से कच्चा सोना मंगवाकर उसकी ज्वेलरी बनाते हैं और उस फिनिश ज्वेलरी को वापस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम आपसे कच्चे सोने के इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। यानी वो जो 15% टैक्स था, वो माफ। ये तो एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन थी। मतलब आप ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल लाइए, हमारे लोकल कारीगरों को रोजगार दीजिए और फिर ज्वेलरी बाहर बेचकर देश के लिए वापस डॉलर्स कमा कर लाइए। अगर इस पर 15% ड्यूटी लग जाती तो हमारी ज्वेलरी बाहर के मार्केट में इतनी महंगी हो जाती कि कोई खरीदता ही नहीं। थ्योरी में तो ये स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक थी। इससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता और फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता। पर ग्राउंड रियलिटी में जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला है। कुछ ज्वेलर्स ने क्या किया कि इस स्कीम के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए का ड्यूटी फ्री सोना इंपोर्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने उस सोने की ज्वेलरी बनाकर बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं की। वेट, क्या? तो वो सोना आखिर गया कहाँ? उन्होंने उस ड्यूटी फ्री सोने को चुपके से इंडिया के ही लोकल मार्केट में डंप कर दिया। मतलब कच्चा सोना मंगवाया बिना टैक्स दिए और उसको डोमेस्टिक मार्केट के होलसेलर्स और रिटेल ज्वेलर्स को बेच दिया।
ये तो सीधा सीधा सिस्टम को हैक करने वाली बात हो गई। इसे थोड़ा नंबर्स में समझते हैं जिससे ये और क्लियर हो। मान लीजिए किसी ज्वेलर ने 100 करोड़ रुपए का सोना इस स्कीम के तहत बिना कोई टैक्स दिए देश में मंगवा लिया। ठीक है। अगर वो नॉर्मल तरीके से मंगवाता तो उसे 15% के हिसाब से 15 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी सरकार को देनी पड़ती। हाँ, बिल्कुल। तो उसने वो 15 करोड़ बचा लिए। अब उसने वही सोना लोकल मार्केट में उस रेट पर बेच दिया जिसमें वो 15% टैक्स ऑलरेडी मार्केट प्राइस में जुड़ा होता है। और ऐसा करके उसने रातों रात बिना कोई ज्वेलरी बनाए या असली काम किए 15 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट सीधा अपनी जेब में डाल लिया। ओह वाओ, सरकार के लिए तो ये फिर डबल नुकसान हुआ। एक तरफ तो उनको वो जो 15 करोड़ की कस्टम ड्यूटी मिलनी थी उसका सीधा लॉस हो गया, और दूसरी तरफ जो डॉलर्स एक्सपोर्ट के जरिए देश में वापस आने चाहिए थे वो आई नहीं। वही तो। डॉलर्स देश से बाहर निकल गए, सोना लोकल मार्केट में खप गया, और उस पूरी पॉलिसी का जो मेन पर्पस था वो कंप्लीटली डिफीट हो गया। और इस मिसयूज का स्केल ना इतना बड़ा हो गया था कि कुछ लोग एक एक बार में 500 किलो या 1000 किलो तक सोना मंगवाने लगे थे। जब सरकार को इस हेराफेरी की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत इस लीकेज को बंद करने का फैसला लिया। अच्छा। अब नया रूल ये बनाया गया है कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति एक बार में मैक्सिमम 100 किलो सोना ही इंपोर्ट कर सकता है। 100 किलो से 1 ग्राम ज्यादा नहीं। सिर्फ 100 किलो की लिमिट? मतलब अब जो लोग बल्क में ये स्कैम कर रहे थे उन पर सीधा ब्रेक लग जाएगा? कोई भी ऐसे 1000 किलो मंगवाकर मार्केट में डंप नहीं कर पाएगा? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 100 किलो सोना बिना अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जो जेन्युइन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, जो सच में काम कर रहे हैं, उनके लिए अपना बिजनेस चलाने और रोटेशन करने के लिए 100 किलो की लिमिट काफी होती है। समझ रही हूँ। वो 100 किलो मंगवाएंगे, उसको बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे और फिर से नया मंगवा लेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ लूपहोल का फायदा उठाकर माल डंप कर रहे थे, उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस लिमिटेशन की वजह से कोलैप्स कर जाएगा। तो देखा जाए तो एक तरफ चांदी को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालकर डायरेक्ट सट्टा या स्पेक्यूलेशन पर रोक लगाई गई, और दूसरी तरफ ये 100 किलो की लिमिट लगाकर सोने के एक्सपोर्ट सिस्टम के लूप होल को बंद किया गया। हाँ, ये सरकार की एक तरह से टू प्रोंग्ड अप्रोच है, दोनों तरफ से टाइटनिंग। लेकिन जब भी इकोनॉमी में इतने बड़े और स्ट्रिक्ट चेंजेस आते हैं तो हमेशा दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये सच में एक सही कदम है? देखिए, किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को हम सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में नहीं देख सकते। हर स्ट्रिक्ट रूल के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम क्रिटिक्स की सुने, यानी जो लोग इन पॉलिसीज की आलोचना कर रहे हैं, तो उनका लॉजिक हिस्ट्री पर बेस्ड है। कैसा लॉजिक? इकोनॉमिस्ट को मानना है कि जब भी आप मार्केट में ऐसे आर्टिफिशियल बैरियर्स लगाते हैं तो मार्केट पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, मतलब हमने पास्ट में भी तो देखा है कि जब भी लीगल तरीके से सोना चांदी लाना बहुत महंगा या मुश्किल कर दिया जाता है तो देश में स्मगलिंग अचानक से काफी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप उस हाईवे वाले एग्जाम्पल को देखें जहां वीआईपी पास लगा दिया, तो अब लोग अपना सामान लाने के लिए कच्चे रास्तों और पगडंडियों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे ना। यही सबसे बड़ा रिस्क है आगे चलकर। क्रिटिक्स यही कहते हैं कि जब इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो और ऊपर से इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएं, तो एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी बनने लगती है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और इसमें जेन्युइन लोगों को भी तो प्रॉब्लम होगी ना? बिल्कुल। जो असली इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, अब उन्हें लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे रेड टेपिज्म बढ़ेगा, करप्शन का चांस बढ़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सरकार को इंपोर्ट रोकने के बजाय अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ताकि डॉलर्स नेचुरली देश में आए। ये तो हो गया क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, जो सुनने में काफी वैलिड भी लग रहा है। लेकिन जो लोग इस एक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना क्या है? सपोर्टर्स का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि भाई, जब घर में आग लगी हो तो आप फायर ब्रिगेड को ही बुलाते हैं, आप बारिश का वेट नहीं करते। उनके हिसाब से $12 बिलियन का जो सिल्वर इंपोर्ट हुआ, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन थी। उससे रोकने के लिए ये कड़वी दवाई पीना बहुत जरूरी था। यानी उनका मेन पॉइंट ये है कि फॉरेन रिजर्व्स को बचाना और रुपए को स्टेबल रखना अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही पकड़ा आपने। सपोर्टर्स कहते हैं कि इन रूल से जो बेकार का अननेसेसरी इंपोर्ट हो रहा था ना, वो कम हो जाएगा, देश के डॉलर्स बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग चांदी के इंपोर्ट को एक कसिनो की तरह या स्पेकुलेशन के लिए यूज कर रहे थे, उनकी इनएक्टिविटीज पर पूरी तरह लगाम लगेगी। राइट। एक देश की इकोनॉमी को कुछ स्पेकुलेटर्स के प्रॉफिट के लिए रिस्क पर नहीं डाला जा सकता। तो घूम फिर कर बात यही आती है कि ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है सरकार के लिए। एक तरफ स्मगलिंग बढ़ने और मार्केट को डिस्टर्ब होने का डर है, तो दूसरी तरफ अपनी करेंसी को बचाने और सिस्टम में जो इतनी बड़ी हेराफेरी हो रही थी उसको रोकने की मजबूरी भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक तरफ से आप कोई लूपहोल बंद करते हैं तो प्रेशर की वजह से
कहीं और नया लीकेज शुरू होने का डर हमेशा बना रहता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि सोने और चांदी के इंपोर्ट रूल्स में किए गए ये जो चेंजेस हैं, ये कोई रूटीन पॉलिसी अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल। रुपए की गिरती हुई वैल्यू को थामने, फॉरेन रिजर्व्स के आउटफ्लो को रोकने और स्पेशली ज्वेलरी स्कीम में जो इतना बड़ा मिसयूज चल रहा था उसको कम्प्लीटली ठीक करने की ये एक कोशिश है। ये क्लियर दिखाता है कि कैसे हमारी लोकल सोच और ग्लोबल मार्केट की पॉलिसीज आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसमें सरकार की प्रोएक्टिवनेस भी दिखती है। 157% का जंप देखते ही एक्शन ले लेना ये क्लियर सिग्नल देता है कि पॉलिसी मेकर्स का डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम अब कितना फास्ट काम कर रहा है। सही बात है। लेकिन आखिर में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए। देखिए, अभी सरकार फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर को दूसरे देशों से मंगवाने पर इतनी ज्यादा सख्ती कर रही है। ड्यूटी 15% हो गई, फ्री से रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया, 100 किलो की अपर लिमिट भी लगा दी। हाँ। तो जो लोग सच में स्पेक्यूलेशन ही करना चाहते थे या एक हेज के रूप में चांदी लेना चाहते थे, उनके लिए अब ऐसे फिजिकली लाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल भी और थोड़ा लेस प्रॉफिटेबल भी। तो क्या इसका डायरेक्ट नतीजा ये नहीं होगा कि आने वाले वक्त में लोग अपना यही पैसा डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स की तरफ लगाना शुरू कर देंगे? ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखिए ना, जब आप किसी फिजिकल चीज पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जहां बॉर्डर्स और कस्टम चेक पॉइंट्स इन्वॉल्व हों, तो पैसा नेचुरली अपना रास्ता बदल लेता है। और डिजिटल दुनिया में तो ना किसी बॉर्डर का चक्कर है, ना किसी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी का, और ना ही वहां डीजीएफटी से कोई लाइसेंस लेना पड़ता। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि जब भी ट्रेडिशनल फिजिकल मार्केट्स पर ज्यादा सख्ती होती है तो कैपिटल हमेशा नए और थोड़े अनरेगुलेटेड एवेन्यूज ढूंढने लगता है। और अगर सच में ऐसा होता है तो सोचने वाली बात है कि आगे चलकर हमारी इकोनॉमी और सरकार के लिए ये एक बिल्कुल ही नया चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि फिजिकल बॉर्डर्स पर तो आप चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो कैपिटल इधर उधर जाएगा उसे कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? ये आरबीआई और पॉलिसी मेकर्स के लिए आने वाले टाइम का सच में एक बड़ा हेडेक बन सकता है। तो क्या फिजिकल इंपोर्ट के ये रिस्ट्रिक्शंस हमें अनजाने में ही सही डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ और तेजी से धकेल देंगे? ये एक ऐसी सोचने वाली बात है जिसके बारे में आगे काफी चर्चाएं होंगी। इसी सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।